हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आज हम आए हुए हैं आर्य विद्यापीठ स्कूल में और मैं आपको मिलाने वाला हूं आर्य विद्यापीठ ग्रुप के एमडी सर मिस्टर रंजीत कुमार सर से। सर, आपका स्वागत है हमारे सेशन में, जहां थैंक पर यू। हम इंडिया में कई एजुकेटर्स से मिलते हैं और एजुकेशन सेक्टर में हम सालों से वर्क कर रहे हैं और अलग जो एजुकेशन फील्ड में जो कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ यूनिक ला रहे हैं और जो डीप में एजुकेशन में बच्चों के फ्यूचर के लिए जो देखिए, एजुकेशन दो तरह का होता है जो मेरा हुँ, समझ आया जहाँ तक। एक होता है ऊपर नॉलेज जो हुँ, सब्जेक्ट दिया, और एक होता है डीप नॉलेज और एक जनरेशन को चेंज करना जी। जो अभी चल रहा है एजुकेशन है और आने वाले समय के हिसाब से तैयार करना। तो मैं बहुत सारे एजुकेटर से बात होती है और आपसे हम शायद आज से 3-4 साल पहले मिले थे। उस समय से मेरी रिसर्च थी कि आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मुझे करने थे जो मुझे लगा कि आप सच में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वही चीज़ मुझे आपसे जानना था। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये एजुकेशन सेक्टर में आप कैसे आए? क्योंकि आपके बारे में जहाँ तक मुझे आइडिया है कि आप कॉर्पोरेट फील्ड में थे और वहाँ से यहाँ आए, और अब एजुकेशन को आप कैसे देख रहे हैं और पहले कैसे देखते थे जब आप दूसरे फील्ड में थे, और यहाँ तक आने का जो सफ़र था एजुकेशन फील्ड में और यहाँ से आपने इसको स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके बारे में पहले जानना है। जी, बिल्कुल। 1999 में हुँ, मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस जॉइन किया था। दैट इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुँ, और उसका सेंटर था दिल्ली में। एंड आई जॉइन्ड एंड ग्रेजुअली अपग्रेडेड टू द करियर और बीइंग एन आई एम कलकत्ता एलुमनाई, तो करियर में एलिवेशन मिलता चला गया। एंड क्या हुआ कि एक टाइम में आकर के जब मैं अपने टीम के लिए हायर करता था, हुँ। तो बीइंग अ बिहारी कहीं न कहीं बिहार के प्रति मेरा लगाव था। मैंने बहुत बिहारियों को जॉब दिया अच्छा, रियलिटी में। हाँ। बट लेटर मुझे लगा कि मैं जॉब दे रहा हूँ एंड मेरे ऊपर से प्रेशर रहा है कि ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। परफॉर्मेंस इज़ नॉट कि काम का, हुँ, कहीं न कहीं से सॉफ्ट स्किल की कमी थी। लड़ झगड़ लेते थे हुँ, अपने से, मिल के नहीं रहना, टीम वर्क की कमी, इन चीज़ों के ऊपर और भी चीज़ें थी बहुत सारा। तो मुझे लगा कि शायद ये कॉलेज का प्रॉब्लम है, जब हम कैंपस में हायरिंग करेंगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। देन मुझे लगा कि ये कुछ चीज़ें हैं हुँ, बच्चों में, जो स्कूल लेवल पे बचपन में इनकलकेट होनी चाहिए हुँ, और वो नहीं है। तो कहीं न कहीं से लगा कि क्या मतलब आउटपुट हमारा आ रहा है और ख़ास करके बिहार से जो था उतनी क्वालिटी नहीं आ पा रही थी। तो मुझे लगा कहीं न कहीं मुझे रीबैक करना पड़ेगा और सम ऑफ द थॉट मुझे मान में आया था कि कभी मुझे हुँ, लाइफ में अगर अपॉर्च्युनिटी मिली, तो मैं जाके इसको कुछ टाइट करने की कोशिश करूँगा, सिस्टम को सही करने की कोशिश सिस्टम। करूँ। सो जब मेरे पास ये अपॉर्च्युनिटी आई हुँ, कि हाँ, आकर के हमें एक अच्छा स्कूल है, इसको आके देखिए और जो मेरी एक सपना था कि जाके मैं रूट पे कुछ हुँ, चेंज करने की कोशिश करूँ, हुँ, तो ये करीब आया था 2015 में मेरे पास अपॉर्च्युनिटी। उस समय मैं यूके में था हुँ, और एक प्रोजेक्ट पे काम करता अपनी कंपनी से। वहाँ से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते-करते 2017 लग गए। हुँ, तो आने के बाद मैंने 2017 में रिज़ाइन एक्चुअली मैंने 2015 में ही उनको दिया था, बट वो टाइम लगा दिया हुँ, रिलीज़ करने में। करते-करते मैं आया हुँ, और आने के बाद फिर इसको देखा और आने के बाद ये पता चला कि ये ऊपर से जितना ग्रास ग्रीनर दिखता है, उतना हुँ। है नहीं। इट्स वेरी टफ और डिफ़िकल्ट सिचुएशन और ग्रेजुअली 2017 से अभी आप देख रहे हैं, ग्रेजुअली हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है और यहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए सर, कैंपस घूमते हुए बिल्कुल, बात करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो वही हम लोग सर के साथ अभी कैंपस आपको टूर भी कराएँगे, साथ-साथ हुँ, में हम कुछ वीडियोज़ भी दिखाएँगे आपको, जो देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी। और हमारी टीम पीछे है और सर लोगों की टीम भी है, सब लोग देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो सर से सिर्फ़ बातें चल रही हैं, ताकि आप कुछ यहाँ से कुछ अच्छा लें। तो चलिए सर, अगर बैठ के बातें करें थोड़ा-सा अच्छा बेटर रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए चलिए, ठीक है। चलिए। सर, जैसे मोतीहारी जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुँ, एजुकेशन को लेकर जो चैलेंजेस आप फेस करते होंगे, क्योंकि आपको एकेडमिक देना है, बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है। आप एजुकेशन को कैसे देखते हैं और जो चैलेंजेस आपके सामने आते होंगे, हुँ। उनको सॉल्व करने के लिए क्या रणनीति रहती है? या यहाँ का एजुकेशन सिस्टम आपके हिसाब से और यहाँ के पेरेंट के हिसाब से आपका जो तालमेल है बनाना, पेरेंट्स को डील करना, स्टूडेंट का माइंडसेट तैयार करना उस लेवल पे जहाँ जिस लेवल पे आप सोच के आए हैं, हुँ, तो हुँ। उसको आप कैसे देखते हैं और कैसे फेस करते हैं? सो देखिए, मोतिहारी में जो आने के बाद मुझे समझ में आया हुँ, कि क्या है कि बिहार एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है हुँ, और मोतिहारी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी एक बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया हुँ, है। यहाँ पे उतना रहा नहीं है आगे का और हुँ, दूसरी चीज़ है कि प्राइवेटाइजेशन जितनी हुई बिहार में पूरे ऑल इंडिया में हुई हुँ, इकोनॉमी ओपन होने के बाद, हुँ, वो प्राइवेटाइजेशन का टच पॉइंट बिहार में रहा नहीं। हुँ, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दिखती हैं लोग उसी में जाते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब है। हुँ, तो पेरेंट्स का एक माइंडसेट है कि यहाँ से निकल के गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, बट हुँ, सच्चाई ये है कि
ज़्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल का कोचिंग कराते हैं। मेडिकल में तो निकल के डॉक्टर बन के वो प्राइवेट क्लिनिक भी खोल लेते हैं या किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में क्या होता है, जब जाते हैं तब उनको बच्चों को जब बाहर निकलते हैं तो समझ में आता है कि गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, मोर ऑफ द एमएनसी जॉब, क्योंकि इंडिया बहुत फास्ट ग्लोबलाइजेशन के दौर में आगे निकल चुका है, बिहार कहीं पीछे छूट गया उसमें, कहीं कहीं बैकड्रॉप में है। तो पेरेंट्स का गलती नहीं है, पेरेंट्स को आइडिया ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। तो इस कारण क्या होता है कि कुछ भी होगा तो उनको लगता है चलो मेरे रिलेशन में मेरे भाई के बच्चे ने ये कर लिया, मेरे मामा के बच्चे ने ये कर लिया, वो कहीं जा रहे हैं इंजीनियरिंग की, तो दो ही चीज़ होता है, या तो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या मेडिकल की तैयारी करते हैं। बट उसके बाद आगे का क्या उनको कुछ पता नहीं है। होता क्या है, इस कारण क्या है, हम लोग जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हर बच्चे के लिए काउंसलिंग का सेशन अरेंज करता हूँ, मैं खुद लेता हूँ काउंसलिंग। कोविड में सबसे ज़्यादा मैंने लिया ऑनलाइन काउंसलिंग। उनको बताता हूँ कि आपकी अपॉर्चुनिटी इस दायरे में सीमित नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थिंक आउटसाइड द बॉक्स। कभी क्या है कि एक कुएं में मेढक की तरह है, आप बाहर निकलेंगे, सागर में जाएंगे, नदी में जाएंगे, तो दुनिया बहुत ही बड़ी है, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और उस चीज़ के लिए तैयार करना जो कि अभी ग्लोबली जो फास्ट चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में जॉब की डिफिनेशंस चेंज हो रही है। ये जॉब जो आज एग्जिस्ट कर रहा है ये फ्यूचर में रहेगा कि नहीं रहेगा उसका पता नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 90s में बात करूं, जब मैं स्कूल में था तो उसमें सब कुछ पेपर पे वर्क होता था, राइट। सडनली डॉट कॉम का बूम आया 2000 के आसपास में, बहुत लोगों की जॉब चले गई, डॉट कॉम आ गया। उस समय किसी को हमारे टाइम नहीं पता था कि डॉट कॉम फ्यूचर में कुछ आने वाला है, क्योंकि हम पीछे की तरफ देखते हैं तो डॉट कनेक्ट कर सकते हैं, डॉट हम कनेक्ट फ्यूचर की तरफ नहीं कर सकते। 2000 के आसपास जब डॉट कॉम था उस समय किसी को पता नहीं था कि सोशल मीडिया जैसी कुछ चीज़ आने वाली है। 2008 में फेसबुक आया, फिर क्या होता, पहले ऑरकुट जानते होंगे, एक गूगल का था जो खत्म हो गया। इस तरह के सोशल मीडिया चैनल आ गए, नहीं पता था, उसके अराउंड बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी हो गए। आज कोई भी बच्चा अगर यहाँ से पेरेंट्स तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग के, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है, जब उसकी आंखें खुलती है बाहर जाके, तो उनका सपना होता है मैं गूगल ज्वाइन करूँ, मैं फेसबुक ज्वाइन करूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करूँ। इनकी इन क्योंकि इसमें जो डेवलपर का जॉब है, डिज़ाइनिंग का, कोडिंग का जॉब है, अलग हो गया। अभी जब फेसबुक वगैरह था 2014-15 में, किसी को पता नहीं था कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आने वाला है फ्यूचर में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020 के आसपास आया, और देखिए आते ही वो सारा खा गया पीछे का। नाउ द जॉब, जो व्यक्ति मीडिया में कंटेंट राइटर थे फॉर एग्जांपल, आज उनकी कहीं जॉब नहीं है। कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। न्यूज़ जो लिखते थे, कंटेंट लिखते थे, आज उनकी जॉब खत्म, खतरे में है, बहुतों की चली भी गई है। सिमिलरली आज हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बैठे हुए हैं तो फ्यूचर में क्या जॉब आने वाला है हमें अभी पता नहीं है। सो माई चैलेंज हियर इज, और जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को आने वाली जॉब, एक कर्टल है उसके आगे क्या है, उसके लिए मैं तैयार कर सकूं। दैट इज माई एम्बिशन। एक और क्वेश्चन था मेरा आपसे, अगर आप कंफर्टेबल जी, नहीं नहीं। रहें, वो आपके बारे में मुझे पता है। पेरेंट्स और मैनेजमेंट के बीच की जो बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्ड क्रिएट होता है, वो बहुत जगह देखने को नहीं मिलता। फ्रेजाइल होता है वो। हाँ, आपके यहाँ वो देखने को मिला। और एक अंदर की बात जो मुझे पता है कि कुछ लोग, वो खैर वीडियो में ना बोले तो बेटर है, बट फिर भी अगर आप कंफर्टेबल ना, रहें ना, तो ना, रखेंगे। हाँ। जैसे फीस को लेकर एक प्रॉब्लम आता है, फी को लेकर प्रॉब्लम आता है, वो आपके यहाँ पर नहीं है। और बॉन्ड वो तो नहीं है जहाँ तक मैं रिसर्च किया। बॉन्डिंग को लेकर आपके यहाँ पे क्या इश्यूज आते हैं, या फिर बॉन्डिंग पेरेंट्स और मैनेजमेंट के बीच की बॉन्डिंग को आपने किस तरह से बेटर बनाया? क्योंकि अभी तक जितना रिसर्च मैंने किया उतने में तो मुझे ठीक लगा। जी, सो देखिए जब मैं आया था 2017 में, तो ऑफ कोर्स जो है पेरेंट्स और स्कूल की जो बॉन्डिंग होती है इंस्टीट्यूशन की, वो बॉन्डिंग इस पर डिपेंड करता है कि पेरेंट्स स्कूल का कितना केयर करता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़, हमेशा बोलते हैं लोग कि स्कूल पेरेंट्स का कितना, बच्चों का कितना केयर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि पेरेंट्स भी स्कूल का केयर करें। उनको ये समझना चाहिए कि बच्चा मेरा 6 घंटे के लिए स्कूल में रहता है, हम उसको ना पूरा, वो एक होता है ना कि पूरा का पूरा ठूस के नहीं दे सकते चीज़ें। बच्चा को आप जो सिखाते हैं उससे कम सीखता है। बच्चा आप जो करते हैं आपसे ज़्यादा सीखता है। सो बच्चा 24 घंटा में से आपको 18 घंटा तो घर पे ही रहता है ना। तो फिर और रह गई जहाँ तक बॉन्डिंग क्रिएट करने की, तो जो पेरेंट्स टू पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो उनको पता हुआ कि रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड स्कूल
एक बॉन्ड क्रिएट करता है। दोनों मिलके जब तक साथ नहीं कर चलेंगे, बच्चे को हम प्रोग्रेस नहीं करा सकते। अकेला स्कूल में डाल देने से ये समझ लेना कि बच्चा प्रोग्रेस कर जाएगा, पॉसिबल नहीं है। और वो पेरेंट्स सबसे अच्छे होते हैं जो स्कूल में लगातार विजिट करते हैं, कंप्लेन लेके नहीं, बल्कि इस चीज़ के लिए कि मुझे बताइए कि मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है। ये बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि बच्चे को पेरेंट्स डाल देते हैं, वो फिर पीटीएम के दिन ही नज़र आते हैं, और कभी कभी उधर भी अगर बच्चा बड़े क्लास में चला जाए तो पेरेंट्स आते ही नहीं पीटीएम के दिन भी। अच्छा, और एक अभी जो है, जितने भी मैं एजुकेटर्स से मिला हूँ, और ये क्वेश्चन मेरा आपसे भी है, जो अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि 10th के बाद जो क्लास में बच्चा नहीं दिखता है, आजकल 9th से ही आना बंद हो गया, वैसे आपके यहाँ पे तो आते हैं, पर 11th 12th बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, तो क्या वो आने वाले समय में उसका कुछ पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा उसके फ्यूचर के हिसाब से, समाज के हिसाब से अगर देखते हैं? देखिए, ये चेंज हुआ है इसलिए कि बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है जेई और नीट को, उस पेशे को ग्लोरीफाई किया गया है। आप देखेंगे अब तो खैर बच्चे नहीं जा रहे हैं कोटा में उतने, कोटा में देखते तो 90% बच्चे बिहार के होते हैं। जो मैंने पहले बार बोला था, पहली बार में, कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में बिहार बहुत पीछे रह गया। लोगों को पता ही नहीं है कि उनको लगता है कि अब क्या करना है, 12th के बाद में अपॉर्चुनिटी क्या है। हमारे टाइम में क्या होता था, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, बच्चा पहले जेई दिया, अभी भी वही है, जेई दिया, 12th में नहीं हुआ, नीट हुआ, एक दो बार ट्राई किया, नहीं हुआ, साथ में साइड में उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। वो ग्रेजुएशन में कभी क्लास करने जाता नहीं है, सिर्फ एग्जाम देने जाता है, डिग्री आ जाती है, नॉलेज होता नहीं है। फिर उसको लगेगा कि चलो मैं उसमें से जो थोड़े कम पैसे वाले जो नहीं जाके बाहर पढ़ सकते हैं, वो एसएससी वगैरह की तैयारी कर लेते हैं, क्लर्कियल जॉब की। जो बाहर जाके पढ़ सकते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद बीपीएससी और आईएएस की तैयारी करने लगते हैं। क्या कितना परसेंट बच्चा आईएएस करता है, कितना परसेंट बच्चा आईआईटी निकालता है, परसेंटेज टर्म में देखिए, सक्सेस रेट बहुत कम है। क्या हो रहा है कि इस एरिया में पेरेंट्स बच्चे को अनकंडीशनली किल कर रहे हैं, उसके मेरिट को, उसको मेरिट को पहचान नहीं रहे हैं। स्कूल्स भी छपरी टाइप के स्कूल्स बहुत खुल गए हैं, जहाँ पर में कि टीचर्स ट्रेन नहीं होते हैं, या बचपन में ही हमें डाला कि जनरली 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है। हर व्यक्ति में वो 8 इंटेलिजेंस में कोई न कोई एक इंटेलिजेंस बहुत टॉप पे रहेगा, 2 इंटेलिजेंस उसका सपोर्टिव होता है। जैसे मैंने कभी अपना मेरे अंदर नेचर इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा है, मैं नेचर में बहुत बिलीव करता हूँ। सबसे पहले सोलर लगा, ये किया, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर को सेव करना। हर एक का इंस्टिंक्ट है अलग। उन चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि अगर जिस चीज़ में बच्चा बहुत अच्छा है, आगे जा रहा है, बच्चे को हम उसमें सपोर्ट करें, उसमें आगे ले जाएं। ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चे का इंटेलिजेंस जेई के लिए ही है, मेडिकल के लिए ही, ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे ये देखा जाता है, मैं जब 90s में था, जो 90 में मैंने 10th पास आउट किया था, तो बच्चे 11th में जा कर के साइंस नंबर 1 पे लेते हैं, सेकेंड आर्ट्स लेते थे। जो कॉमर्स लेता था उसको माना था सबसे बेकार बच्चा, टिपिकल बिहारी वर्ड में उसको बुड़बक कहते हैं। जब मैं बाहर गया तो पता चला नहीं, कॉमर्स का सबसे ज़्यादा स्कोप है, साइंस का सेकेंड है, आर्ट्स का स्कोप सबसे कम है। कॉमर्स के तो पता ही नहीं है यहाँ पर में, उनको लगता है ये कॉमर्स ले क्या करेगा, बेकार से चीज़ें, राइट। सो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ उसमें, और हम जैसे और लोगों को भी इनवाइट कर रहा हूँ कि आइए और इसको बेस लेवल पे ख़त्म कीजिए। कुछ टाइम के लिए एजुकेशन को अलग कर देते हैं बच्चे के लाइफ से, राइट। कुछ दिन के लिए सोचते हैं कि हटा दें, ठीक है। तो क्या एजुकेशन के बिना, एजुकेशन देखिए मोरल लाइफ वो तो देना है, बेसिक चीज़ें, बट एक होता है ना कि पढ़ लिया, पढ़ना है उसको, डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, कोई बड़ी पोस्ट में नहीं जाएगा तो उसका लाइफ खराब है, उसको कुछ देर के लिए साइड कर दो, जी, ठीक है। जैसे पहले अध्यात्म गुरु शिक्षा दी जाती थी अध्यात्म की, या उस समय भी इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे और अब भी हुआ करते हैं, कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए हटाते हैं। अब मैं आपसे अगर बात करूं कि सर स्कूल में एजुकेशन ना दें, कि क्या आपके पास अदर ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे बच्चा फ्यूचर में बेहतर कर पाएगा, उसके लिए क्या आपकी रणनीति है? एग्जैक्टली। सो ये क्वेश्चन जो आपने पूछा, मैं क्वेश्चन का जवाब देने से पहले एक बता, आपने इंटेलिजेंस और एकेडमिक, देखिए एकेडमिक और इंटेलिजेंस दोनों अलग चीज़ें हैं। जो ही नहीं, जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है बहुत इंटेलिजेंट होगा। मैंने बहुत सारे गांव में ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो निरक्षर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, समझदारी उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। ये एक सेपरेट बात हुआ। जो बताया कि हम और आगे क्या कर रहे हैं, दैट इज़ माई अप्रोच इज़ कि मैं जो मेरे यहाँ अभी 5वीं 6ठी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, 7वीं पढ़ रहा है, या अभी नर्सरी में ही आया है, तो मैं देखता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा पहली क्लास में आया है, 12, 3, 15 साल के बाद वो जॉब सर्च करेगा, या तो खुद का अपना कैरियर, कहीं भी कैरियर बिल्ड करेगा। 15 साल बाद हम क्या देख रहे हैं,
उस विजन को देखना बहुत ज़रूरी है। उस समय आर्टिफिशियल नहीं, कुछ और होगा, और उसके लिए हम बच्चों को तैयार करें, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमने अपने यहाँ पे रोबोटिक्स लैब इस्टेब्लिश किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई पूरे नॉर्थ बिहार में सबसे पहले मैंने शुरू करवाई थी यहाँ पे एज ए स्किल सब्जेक्ट, और बहुत डिफ़िकल्टी हुई। बच्चों को समझाने में बहुत डिफ़िकल्ट कि स्किल सब्जेक्ट रखो तुम। उनको लगता है क्या ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी लगता है क्या ज़रूरत है। उनका सारा फोकस होता है कि बच्चे का मैथ अच्छा है, साइंस अच्छा है, बस खत्म। इंग्लिश अच्छी होनी भी बहुत ज़रूरी है आज के समय में। है, बिल्कुल है। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं बोलता इंग्लिश का कोई पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन इंग्लिश अच्छी होनी जरूरी इसलिए है। जब आप एमएनसी कंपनी जाएंगे, मैं जैसे मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम रहा हूँ, बाद में चल के मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ी होती तो मेरे अंदर कोई मीटिंग हो रही है, मान लीजिए कोई एमएनसी कंपनी में, सब कुछ अगर डील हम कर रहे हैं यूएस के क्लाइंट से, बाहर के क्लाइंट से, उनको तो हिंदी नहीं आती। हम कुछ करते हुए भी अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी क्षमता को हम वहाँ पे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर है। आपके स्पोर्ट्स के बारे में मेरे को बहुत कुछ लास्ट टाइम से भी बहुत उसको आगे आप लेकर गए, उसके पीछे क्या रीज़न? एक रीज़न है, देखिए स्पोर्ट्स जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि वो फिजिकल फिटनेस तो है ही, लोग समझते हैं। स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा मेंटल फिटनेस देता है। मेंटल फिटनेस इसलिए ज़रूरी है कि क्या होता है, आप देखेंगे कि डेवलप कंट्री में बच्चे बहुत ही हार्ड चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी डाउन नहीं होते हैं। कभी उनको ये नहीं प्रॉब्लम होती कि ये सडनली आ गया मैं सुसाइड कर लूँ, यहाँ पे हो रहे हैं। तो मेंटली फिट कर रखना बहुत ज़रूरी है, मेंटली हार्ड होना बहुत ज़रूरी है। गेम में वो जानते हैं कि हम आज जीते हैं, कल हार भी सकते हैं, और हार को डाइजेस्ट करना सीखना लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ वेयर द स्पोर्ट्स इज़ देयर। इसलिए हार को डाइजेस्ट करना, विन को तो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, हार को, अपनी डिफीट को डाइजेस्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि फ्यूचर में जो हम बात करें 15 साल बाद क्या जॉब रहेगा, जिस जॉब की तैयारी आज बच्चा कर रहा है, हो सकता है जॉब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो डिफीट होगा, फिर तो सुसाइडल मोड में चला जाएगा। तो डिफीट को एक्सेप्ट करें एंड हमेशा उसको रोक के नई चीज़ की तैयारी शुरू करें जो आगे आने वाला है। क्या होता है स्पोर्ट्स में, एक हमने गेम हारा, अपने आप को एनालाइज किया कि हमने गलती कहाँ की, अगले गेम के लिए तुरंत रेडी हो गए। सर ने बहुत अच्छी बात बोले कि गेम में या तो हारेंगे या जीतेंगे, और जो गेम नहीं खेलता है वो, उसको ना हार का पता है ना जीत का पता है। और यहाँ पर क्या होता है, बच्चे के जो डिसीजन होते हैं, क्योंकि एक टाइम था सर, मैं भी उस फेज से निकला था, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इस फील्ड में आया, एजुकेशन फील्ड में, तो मेरा ना दो चीज़ों पे फोकस रहता है। और मैं सभी लोगों से, जितने भी एजुकेटर्स हैं या जो भी बिजनेसमैन हैं, उनसे दो चीज़ें पूछता हूँ मैं, कि एक कॉन्सेप्ट जिसपे मैंने भी वर्क किया है, मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट और विजन। जो मेरे भी कुछ मेंटर थे, जब हमने स्टार्ट किया चीज़ों को, तो ये मुझे लगा कि मेरे लाइफ में बहुत इसने बदलाव लेकर आए। तो और अब एजुकेटर से मैं मिलता हूँ, डायरेक्टर सर लोगों से मिलता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ, तो मैं दो क्वेश्चन जरूर करता हूँ। एक, आपका कॉन्सेप्ट, आर्य विद्यापीठ का कॉन्सेप्ट प्लस विजन, कि अपने बच्चों को वो आने वाले 5 साल 10 साल में कहाँ देखना चाहते हैं। राइट। क्योंकि ये दो क्लियर नहीं होंगे तो मुझे जहाँ तक समझ आता है कि आगे का फिर चैलेंजेस आएंगे। तो ये दो के बारे में दो क्वेश्चन मैंने आपसे एक साथ किया, वो साथ में अगर आप मुझे बता पाएं कि आर्य विद्यापीठ के विजन और कॉन्सेप्ट दोनों पे बात। सो आर्य विद्यापीठ का जो विजन है, कॉन्सेप्ट है, जो कि जिसे मैं भी अलाइन करता हूँ और हम लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। कॉन्सेप्ट यह है कि हम एजुकेशन तो देंगे, जो किताबी ज्ञान है, किताबी ज्ञान के अलावा जो सामाजिक ज्ञान है, जो सॉफ्ट स्किल है, उसको भी दें बच्चों में, ताकि वो कोई भी किसी भी तरह का चैलेंज सामने में आए तो उसको फेस कर सके। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक टेक्नोक्रेट होकर रह जाएं, टेक्निकल नॉलेज ही हो, किताबी चीज़ें हों, उसके अलावा इन चीज़ों पे ये कॉन्सेप्ट है हमारा। ओवरऑल दिस कॉल्ड द होलिस्टिक ग्रोथ, राइट। और सेकेंड वाला आपका क्या था? विजन। क्या 5 साल 10 साल बाद अपने, देखिए मेरा पर्सनल विजन है, मेरा पर्सनल, और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको कि मेरे बच्चे जब यहाँ से 5-10 साल के बाद आगे निकलें तो नौकरी मांगने वाले ना हो, नौकरी देने वाले बने। ये मेरा विजन है। दे शुड बी एंटरप्रेन्योर, उनके एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को डेवलप कर रहा हूँ। वो ऐसा कुछ सेटअप करें, स्टार्टअप करें, जहाँ पे लोग उनके पास आए नौकरी लेने के लिए, ये कटोरा लेके नौकरी मांगने नहीं जाए। दैट इज़ माई विजन। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। ये बात मेरे पापा भी पहले बोलते थे कि लाइफ में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट एक बेटा ऐसा कुछ सीख जाना, स्किल, ठीक है, कुछ ऐसा सीख जाना कि आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। एक हुनर ऐसा सीख जाना जो आपको
आपके लाइफ स्टाइल को, आपके जीवन शैली को बेहतर बना सके। तो ये सर का जो विज़न है, ये मुझे लगता है कि ये बेस्ट है। इसके बाद तो कुछ रहता नहीं है। जब आप इस लेवल पे सोचने लगते हैं कि अपने बच्चों को ऐसा बना देना कि वो लाइफ में आगे कहीं जाए तो कुछ अच्छा करे, बेहतर करे, ये मुझे समझ आता है। और ये और भी इम्पोर्टेंट है बिहार में, क्योंकि बिहार में जनरली हर कोई फोकस करता है नौकरी। अगर कोई बच्चा नौकरी कर रहा है, वो कहेगा हम छोड़ करके कुछ अपना सेटअप करना चाहते हैं, घर वाले उसके ऊपर ना मतलब कौवे की तरह काँव काँव करना शुरू कर देते हैं कि अरे तुम क्या सोच रहे हो, तुम नौकरी लगी हुई है। मतलब कंफर्ट जोन में रिस्क टेकर्स नहीं है, सो इसमें रिस्क टेकर है। तो ये मेरा विजन था। और आप बताइए, आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कई बार आए हैं, आपको कैसा लगा हमारा स्कूल? देखिए, ऑल ओवर जितना टाइम से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, सालों होने लगे, लंबा टाइम हो गया काफ़ी, आपसे जान पहचान, आना जाना, मीटिंग। तो मैं हर जगह जाता हूँ ना तो कुछ अलग देखता हूँ चीज़ों को, और मैं ट्राई करता हूँ कि वो चीज़ बताऊँ। पॉजिटिव है तो उसको रखें, नेगेटिव है तो भी रखें, जी ताकि वो उस पर सुधार कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। तो आपने क्वेश्चन किया है तो थोड़ा सा मेरा नज़रिया बहुत डीप होता है जी किसी भी चीज़ को देखने का। तो एक तो जितना भी कैंपस में विजिट किया, पूरी टीम मेंबर से मिला, पहले भी मिला था और प्रोग्राम भी हुए थे कुछ। तो एक चीज़ जो मुझे लगा कि आपके हर एक टीम मेंबर में, टीम मेंबर से सभी को मैं ले रहा हूँ, टीचर हो, स्टाफ हो, सभी लोगों को, वो डीप में जाके कोई भी चीज़ में काम करें, मतलब गहराई है। हम्म, उसको थोड़ा सा अगर समझ पाओ आप तो, जी वो जो गहराई है लोगों में, वो आपके पूरे कैंपस में मुझे दिखती है, हर एक पर्सन में। वो फिर आपका प्यून हो, ड्राइवर हो, या टॉप मैनेजमेंट तक हो, लोग, वो सारा सपोर्टिंग स्टाफ हो, सब में वो डीप दिखता है। ये चीज़ें मुझे, जैसे हमारी एंट्री हुई तो मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कुछ तो यहाँ अलग है, तो वो मैं इतने दिन में जी समझ पाया। और सेकंड चीज़ मैं समझा कि किसी भी स्टूडेंट में ना, वो जो एक लैंग्वेज बोलते हैं जो अ, हाँ, जो स्टूडेंट जो होते हैं ना, जिनको छपरी टाइप बोला हाँ जाता छपरी है वो किसी भी स्टूडेंट में नजर नहीं आया। ठीक है, पूरा डिसिप्लिन में थे। अगर हम कुछ बात भी करें कुछ बच्चों से तो भी देखा, तो वो आपने बहुत अच्छा उसको माहौल जो बनाया है मैनेजमेंट। तो वो दो तीन पॉइंट जो मुझे लगे कि डीप हर चीज़ में जाना, आपके क्लासरूम में गया तो वो मुझे बेटर लगा। जब मैं कुछ टीचर्स को देखा पढ़ाते हुए बाहर से, अंदर तो नहीं गए, बाहर से देखा, तो जिस लेवल पे पढ़ा रहे थे, जो डिलीवर कर रहे थे, बच्चों का जो अटेंशन उन्हें मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं कमांड लगती है मैनेजमेंट में और जो डीप में। तो ये चीज़ मुझे लगी। बाकी तो सभी चीज़ अच्छी होती हैं, बैंक बाकी सभी चीज़ तो बेहतर होता है, कैंपस, ये सारी चीज़ तो बढ़िया है। पर ये जो डीप वाला आपका जो कॉन्सेप्ट है हर चीज़ में, वो मुझे जी अच्छा लगा, और जो आपको अलग बनाता है, हाँ, बेहतर ये बनाता कॉर्पोरेट से है एक्चुअली। कॉर्पोरेट में एक वर्ड होता है RCA, इट्स कॉल्ड द रूट कॉज एनालिसिस। सो कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उसके ना सिंपली उसको उसको तो ख़त्म करना ही है जो प्रॉब्लम हो गई, बट बाद में हम उसके रूट कॉज RCA जरूर करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस, सो दैट कि उसको फिक्स करें जड़ से, कि वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं है। सो डीप डाउन करने का जो ये परिपाटी है, चलिए देखिए, आप एज ए मैनेजमेंट जैसे होंगे, आपके एम्प्लॉय वैसे होंगे, वो आपको फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़ है कि हायरिंग एक सिस्टम मैंने बाद में 2017 में, तो मुझे ये प्रॉब्लम था इधर रिसेंटली, पिछले लास्ट 3 इयर्स में मैंने हायरिंग सिस्टम को बहुत ही एनालाइज करके डिफरेंट किया है। हमारे यहाँ हर तरह के, हर जगह के लोग मिलेंगे, ऑल इंडिया ओवर से, जम्मू कश्मीर से लेके वेस्ट बंगाल से लेके नागपुर, मुंबई, सब तरह के स्टाफ हैं, चाहे टीचर हो या नॉन टीचिंग हो। इससे क्या होता है कि कल्चरली भी एक दूसरे से सीखते हैं। हाँ, जो ही नहीं कि हम जो वही जो कुएं के मेढक हैं वो नहीं है, हम वो एक अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं यहाँ के लोकल एम्प्लॉय के लिए भी, कि बाहर के लोग भी आके सीखें, बाहर के लोग भी यहाँ के बारे में सीखें, तो ये एक बेनिफिट होता है। नहीं, वो पूरा मुझे समझ आया, क्योंकि अभी कुछ कुछ टाइम पहले मैं आया हुआ था, जस्ट अभी कल या परसों हम लोग थे, तो देखे थे कि पेरेंट भी बैठे हुए थे, तो पेरेंट में भी ना एकदम धैर्य टाइप फील आ रहा था मुझे। जी तो वो जो आपने क्रिएट किया है पूरा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सभी लोगों का अपना अपना सोच होता है, थॉट होते हैं, बट कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे लगता है इस पे काम किया गया और वो अच्छी बात है, होना भी जी, चाहिए। स्कूल इज ऑल अबाउट द डिसिप्लिन, हाँ, राइट। ये चीज़ें बहुत अच्छा है। तो ये सर से छोटा सा डिस्कशन था। हम लोगों ने बहुत अच्छी डीप जो बातें होती हैं उस पे हम लोग गए और डिस्कशन किया, और आई होप कि आपको भी इससे कुछ सीखने को मिलेगा, और कुछ पॉइंट्स अगर यहाँ से आप ले पाएँ और अपने स्कूल को बेहतर बनाएं तो हमें भी खुशी मिलेगी। सो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू जितना आपने वेरी मुझे मच। टाइम दिया।